नरेंद्र मोदी के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ने 2014 के बाद की राजनीति ने ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया है जहां हर कोई मुसलमान को मारकर, मुसलमान को प्रताड़ित करके, मुसलमान को पीड़ित बनाकर खुश है। उसको ऐसा लगता है कि उसने कोई उपलब्धि हासिल कर ली और उसे ये पता है कि ऐसी उपलब्धि के कारण कोई होगा जो उसे माला पहनाएगा। बिल्किस बानो का बलात्कारी जब रिहा होता है तो उसको माला पहनाया जाता है। तो मुसलमान कम से कम कुछ नहीं तो 800 साल से तो रह ही रहे हैं और बहुत कायदे से रह रहे हैं। आखिर पिछले 30-40 सालों में ही क्या हुआ? जब से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने गति पकड़ना शुरू किया, अपना प्रचार करना शुरू किया और एक उस दुष्प्रचार के जरिए वो इस स्थिति में आए हैं कि आज वो एक ऐसा समुदाय बनाने में कामयाब हुए हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। अरे भाई, आपके पुरखे रहते आए। ऐसा कुछ नहीं है कि आइडेंटिफाई आप मुस्लिम्स को कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। जी नहीं, आपके अंदर एक नफरत ठूंस दी गई है और उस नफरत में आपको ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि इंसानी जान की कोई कीमत है। वो चाहे मिश्रा हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई मोहम्मद हो, चाहे कोई खान हो, जो भी आपके रास्ते में आपको दिखेगा नहीं ये गलत है और हमको लगता है गलत है या इससे हमको नुकसान है, आप उसको मार देंगे और गो हत्या या गो रक्षा का नाम उसको दे देंगे। ताकि किस इंस्टीट्यूट में, उसकी किस शाखा में ये ट्रेनिंग मिली है कि वो दूर से देखकर बता देते हैं कि ये मांस दरअसल गाय का है। क्या गाय के मांस या बकरे के मांस या दूसरे मांस के बीच है? क्योंकि गाय को पवित्र माना जाता था इसीलिए गाय को खाया जाता था। ये हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ के बारे में बातचीत है और बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कि हिंदू गोमांस पकाते थे, गोमांस खाते थे। बांझ गाय जो होती थी, उनके बच्चे भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि मसला कानून व्यवस्था का है। अगर गाय की हत्या करना, गोमांस खाना राज्य द्वारा प्रतिबंधित है तो गैर कानूनी है। चुनाव आता है, लिंचिंग लाता है। इस समय यही देखने को मिल रहा है। हरियाणा में एक के बाद एक गौ रक्षा के नाम पर हत्याएं की जा रही हैं। महाराष्ट्र में एक मुसलमान बुजुर्ग को ट्रेन में पीटा जाता है कि वो बीफ लेकर के, यानी गाय का मांस लेकर के साथ में चल रहा है। तो लगातार जिस तरह से मामले आ रहे हैं और चुनावी राज्यों में ही आ रहे हैं, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से गौ रक्षा के नाम पर कह सकते हैं कि गौ आतंक फैलाया जा रहा है। फरीदाबाद की सबसे पहले घटना सुन लीजिए। कक्षा 12 में पढ़ने वाले एक बच्चे को 30 किलोमीटर तक पीछा करके उसे गौ रक्षकों ने गोली मार दी क्योंकि उन्हें शक था कि गौ तस्करी कर रहा है। इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद ही हरियाणा में ही चरखी दादरी में होता है कि एक मजदूर को बीफ खाने के शक में, गाय का मांस खाने के शक में घेर करके मार दिया जाता है। आसाम से आया हुआ मजदूर, वो मुसलमान था। वहीं जिस बच्चे की हत्या हुई थी क्लास 12 की, उसका नाम आर्यन मिश्रा है। तो ये देखिए कि ये लोग अब किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक जो हिंदुत्व वाली बात थी उससे ऊपर निकल करके ये केवल चुनावी जो माहौल बन रहा है, लिंचिंग के जरिए बनाया जा रहा है, वो साफ साफ नजर आने लगा है हरियाणा में। महाराष्ट्र, जहां पे लगभग 80% आबादी मांसाहारी है, वहां पर ट्रेन में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट होती है, गाली गलौज होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक डब्बे में, टिफिन में मांस था और जो आसपास गुंडे बैठे थे वो कह रहे थे कि ये बीफ है। तो एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्या ये चुनावी लिंचिंग है? मामला क्या है? इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ है पंकज सर, हमारे साथ है नीरज सर। सबसे पहले सर मैं आपके पास आऊंगी। लिंचिंग की समस्या आप देख सकते हैं कि खास तौर से डेटा के साथ अगर हम दिखाएं तो 10 सालों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यह भी देखा गया है कि जब चुनाव आते हैं तभी खास तौर से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंचिंग की घटनाएं देखी गई। लेकिन इस समय हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से देखा जा रहा है कि नफरत वाली घटनाएं हो रही हैं क्योंकि यहां पे चुनाव है। तो क्या हम इसको चुनावी लिंचिंग कह सकते हैं? बिल्कुल, ये चुनावी लिंचिंग है और अपने आप किसी की ना हत्या होती है, ना अपने आप लोग सड़क पर निकलकर पकड़ने लगते हैं। ये एक माहौल बनाने की कोशिश है, एक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश है और ये बताने की कोशिश है कि गाय चूंकि हिंदू समुदाय के लिए बहुत पूजनीय है, तो एक समुदाय ऐसा है जो गाय को मारता है, गोमांस खाता है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अचानक ये कौन से गौरक्षक हैं, इन्हें किस इंस्टीट्यूट में, उसके किस शाखा में ये ट्रेनिंग मिली है कि वो दूर से देखकर बता देते हैं कि ये मांस दरअसल गाय का है। क्या गाय के मांस या बकरे के मांस या दूसरे मांस के बीच जो फर्क करना उन्हें कहां से सिखाया जाता है? कौन उन्हें ट्रेनिंग देता है? कैसे वो देख के कह सकते हैं कि इस आदमी ने गोमांस खाया होगा? जाहिर है वो गोमांस या गौरक्षक का मसला नहीं है, वो सीधे सीधे सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर चुनावी लाभ दिलाने की कोशिश है। और एक पीछे सीधे, अगर हम कहें, नाम लेने में कोई
अचरज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सांप्रदायिक गोलबंदी हो। ये पूरा प्रयास पूरे देश में होता है और जब चुनाव जहां आता है वहां तो खास तौर पर, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलानी है और वही एक मुद्दा है। और अभी जिस तरह से आर्यन मिश्रा को मारा गया है उसके बाद तो मुझे वो शेर याद आता है राहत इंदौरी साहब का कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अगर ये आग लगेगी तो इसका शिकार कौन होगा? आप शुरुआत तो मुसलमानों से कर रहे हैं और इस पे कोई नहीं बचेगा। जो लोग ये सोच के खुश होते हैं कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, वो समझ लें कि उनके बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मसला कानून व्यवस्था का है। अगर गाय की हत्या करना, गोमांस खाना राज्य द्वारा प्रतिबंधित है तो गैर कानूनी है। इस पर कोई भी कार्रवाई सरकार की एजेंसीज, खासतौर पर पुलिस करेगी। जो अपने को गौरक्षक कहते हैं वो क्यों नहीं ऐसे लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं और पुलिस जांच करेगी। दूसरा, उन्हें अधिकार किसने दिया है कि वो पकड़ा धकड़ी करें? ये अधिकार भी उनके पास नहीं है। लेकिन जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरे देश में काम कर रही हैं, उसी का नतीजा है जो हम हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र में अचानक गौरक्षा के नाम पर जो उछाल है उसे देख रहे हैं। देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बताता है कि कानून व्यवस्था तो छोड़िए, राज्य नाम का भी कोई संस्था है नहीं। ये राज्यों के लोप का एक तरह से ऐलान है। बिल्कुल सर, जो आपने बात कही आर्यन मिश्रा वाले मामले में कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, उनके पिता की मैं बाइट देख रही थी, उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा हम तो ब्राह्मण हैं, हमें तो क्या ही मतलब है मांस से और बीफ से। तो यही बात है, उन्हें लगा था हम ब्राह्मण हैं, हमारा बच्चा तो सेफ ही होगा। और ज़्यादातर बहुत सारे माँ बापों को लगता होगा इन सारे मामलों में हमारे बच्चों का नाम तो नहीं ही आएगा और ना ही उनके ऊपर हमला होगा, लेकिन हो गया। उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन सर इसमें एक और चीज़ मैंने देखी, मैं इस पर पूरा रिसर्च कर रही थी, मैंने देखा नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम, उन्होंने इस मामले पे जो बयान दिया है वो मुझे घटना से भी ज्यादा भयावह लग रहा है। उन्होंने कहा है कि गौ माता के प्रति लोगों में श्रद्धा है और जब लोगों को, गांव वालों को पता चलता है कि गौ माता के साथ है, उनके मांस का ऐसा कुछ है, तो उन्हें काबू करना मुश्किल है। यहाँ पे दिख रहा है कि सीएम जो है एक नागरिक से ज्यादा अपने ही राज्य के किसी जनता कहें या फिर बाहर से, क्योंकि एक मजदूर आया हुआ था, अपने राज्य के लोगों से ज्यादा उन्हें इस बात की चिंता है कि गाय माता के प्रति श्रद्धा है कि नहीं। क्या ये श्रद्धा के नाम पर इसे जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है इस पूरे मामले को, और ये श्रद्धा है कि गुंडई है? नायब सिंह सैनी ने सीधे तौर पे ये कह दिया कि हमारे वश का नहीं है फ्रिंज एलिमेंट से डील करना। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि नायब सिंह सैनी लगभग ये कह चुके हैं कि ये सब हमारे सहमति से ही हो रहा है, क्योंकि अगर सरकार ना चाहे तो कोई भी इस तरह की घटना टेक प्लेस कर ही नहीं सकती है, और अगर होता है तो प्रॉपर कार्रवाई उसके ऊपर हो जाएगी। आर्यन मिश्रा के फादर के बाइट की आप बात कर रहे थे, उनकी जो सोच, उनका नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने जो कहा वो ठीक है, उन्होंने अपनी समझ से वो बात कही होगी, लेकिन इस तरह की बातें ही इस इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में कारगर साबित हुई हैं। हम ब्राह्मण हैं, हमारा क्या लेना देना मान से? क्यों नहीं लेना देना भाई? बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के ब्राह्मण नहीं होते क्या? क्या उनके ऑस्पिशियस जो ओकेजन्स होती हैं उसमें बलि प्रदान नहीं होती क्या? बाबा साहेब अंबेडकर ने एक लेख लिखा, क्या हिंदुओं ने गोमांस नहीं खाया? उसमें उन्होंने वर्णन किया, पीवी काणे का जिक्र उन्होंने किया है, जिसमें वाजसनेयी संहिता शायद ये है, जिसमें लिखा गया है क्योंकि गाय को पवित्र माना जाता था इसीलिए गाय को खाया जाता था। अच्छा, ये हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ के बारे में बातचीत है और बाबा साहेब अंबेडकर ने ये लिखा है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कि हिंदू गोमांस पकाते थे, गोमांस खाते थे। बांझ गाय जो होती थी, बैलों की बलि और बैलों को खाने की परंपरा भी ऋग्वेद में मिलती है। बाबा साहेब अंबेडकर के लेख में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। मामला ये है कि हमारा जो देश है वो संविधान के हिसाब से चलेगा। संविधान राइट टू फूड देता है। काउ स्लॉटरिंग जो है वो बैन है देश के कई राज्यों में, उसके लिए भरपूर कानून है। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका मामला, उनका काम यही तो है कि कानून के आधार पे आप राज्य का संचालन करें। मतलब आप कानून इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते, आप कानून के रूप से इस देश को चलाना नहीं चाहते हैं। ये बात तो क्लियरली ये अंडरस्टैंडेबल है ना। दूसरी बात, फरीदाबाद और चरखी दादरी की हम बात करें। फरीदाबाद, चलिए मेवात बिल्कुल पास में है, मुसलमानों की जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा हो सकती है। मारा कौन गया? आर्यन मिश्रा।
तो किसी ऐसा कुछ नहीं है कि आइडेंटिफाई आप मुस्लिम्स को कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। जी नहीं, आपके अंदर एक नफरत ठूंस दी गई है और उस नफरत में आपको ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि इंसानी जान की कोई कीमत है। वो चाहे मिश्रा हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई मोहम्मद हो, चाहे कोई खान हो, जो भी आपके रास्ते में आपको दिखेगा नहीं ये गलत है और हमको लगता है गलत है या इससे हमको नुकसान है, आप उसको मार देंगे और गो हत्या या गो रक्षा का नाम उसको दे देंगे, ताकि नायब सिंह सैनी जैसे चुने हुए प्रतिनिधि ये कह दें, देखो भाई हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंच रहा है, इन लोगों को हम काबू नहीं कर सकते। अरे काबू नहीं कर सकते तो उतर जाइए कुर्सी से। चरखी दादरी 2011 के सेंसस के जो आंकड़े हैं, चरखी दादरी टाउन में मुसलमानों की जनसंख्या 0.64% है। 0.64%। वहां पर यह उन्माद कैसे फैल गया? आज तक तो हरियाणा के कोर में आपको ऐसी घटनाएं कभी नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन हरियाणा में अब ये घटनाएं दिखेंगी क्योंकि चुनाव आने वाला है। आपके पास डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम नहीं, आपने कुछ नहीं किया। हरियाणा, कल भी मेरी बातचीत हो रही थी हरियाणा के ही किसी नेता से, एक्टिविस्टों से मेरी बातचीत हुई हरियाणा के, वो यही कहते हैं हरियाणा दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है हरियाणा के अंदर, जवान और किसान। जवान मतलब जो अपने डिफेंस फोर्सेज हैं उसमें हरियाणा से सबसे ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं। आपने जवानों के लिए अग्निवीर योजना आप ले आए जिससे उनका भविष्य आपने बर्बाद कर दिया। किसानों के लिए आप 3 कानून लेकर आए थे जिसका विरोध किसानों ने किया और 750 किसानों लगभग शहीद हो गए या मारे गए आपके उस कुकानून, काले कानूनों की वजह से, उसका विरोध करते हुए। आपने किया तो कुछ है नहीं। जब आपके नेता जाते हैं गांव के अंदर तो उनको खदेड़ दिया जाता है। तो आपके पास जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है कि आप हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश करिए, मुसलमानों का आतंक दिखाइए ताकि आप कुछ ना कुछ वोट पा सके, वही सारी कोशिशें हरियाणा में ये लोग कर रहे हैं। 0.64% मुसलमान चरखी दादरी शहर में, और वहां पर इस तरह की घटना क्लियरली ये स्टेट कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी हैज लॉस्ट इट। और भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉग की ही वो सुन ले, वो बाबा साहेब अंबेडकर को तो ना मानते, ना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को मानते भारतीय जनता पार्टी के शासक या जितने भी रूलर हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। अरे बीडी सावरकर को तो मानते हो आप लोग। बीडी सावरकर ने गाय के विषय में क्या कहा था? बीडी सावरकर ने गाय के विषय में यह कहा था कि गाय एक पशु है और कोई निर्बुद्धि मनुष्य ही होगा जो गाय को पशु से ऊपर कुछ माने और गाय की पूजा करे। ये वीडी सावरकर कहते हैं। वीडी सावरकर गो हत्या का भी जिक्र करते हैं कि एक कंडीशन बताते हैं कि इस कंडीशन में गो हत्या भी की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन से वाले हिंदू हैं? ना आप महात्मा गांधी वाले हिंदू तो आप हैं ही नहीं, जहां महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई आप में गौ के प्रति बहुत प्रेम है और कोई उसको मार रहा है तो आप अनुनय करें, विनय करें, उससे कहें कि भाई मत मारो, आप उससे रिक्वेस्ट करते रहें। आप फिर भी नहीं देख सकते, आप वहां से हट जाएं, लेकिन आप इंसान की जान नहीं लेंगे। गांधी ये कहते हैं। वीडी सावरकर ये कहता है कि भाई गाय को मां समझने वाले या गाय को भगवान समझने वाले लोग निर्बुद्ध हैं। कौन से वाले हिंदू हैं आप? तो ये दरअसल नरेंद्र मोदी वाले हिंदू हैं। नरेंद्र मोदी वाले हिंदू मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कपड़ों से पहचानो, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जो मंत्री हैं वो कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। इस तरह का बयान नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का कैबिनेट दे रहा है। 2014 के बाद से लिंचिंग के मामले हमारे देश में बहुत ज्यादा आम हो गए हैं। नासिर, जुनैद, अखलाक, कितने नाम गिनाए जाए। आपने जान ले ली और आपके अंदर कोई हल्की सी भी मनुष्यता नहीं दिखती ना। महाराष्ट्र की घटना का जो आपने जिक्र किया है, एक बुजुर्ग मुस्लिम है, ट्रेन के अंदर है, उसके डिब्बे में मांस रखा हुआ है। एक तो सर ने बड़ा अच्छा उस पर बोला भी है, मुझे समझ में नहीं आता कौन सा परीक्षण का इनके पास तरीका है कि देखते ही पता पड़ जाता है कि गाय का मांस है। किस पार्टी की कोई शाखा बनी है क्या जहां बताया जाता है? हाँ, कि ये गाय का मांस है, देखते इनको पता पड़ गया। उस बुजुर्ग के साथ उनका जो व्यवहार है, मुझे लगता है कोई भी सभ्य समाज, कोई भी मनुष्य उसे देखेगा तो शर्मिंदा होगा, वो रोएगा कि इस बुजुर्ग के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन लोगों को बड़ा उसमें गर्व फील हो रहा है। रवीश कुमार ने एक ट्वीट किया और मुझे लगा उस ट्वीट को पढ़कर कि ऐसा कुछ तो मैं भी लिखना बोलना चाह रहा था और तमाम लोग लिखना बोलना चाहेंगे कि भाई वो लोग जब उस बुजुर्ग को कह रहे थे, वो हिंदुत्ववादी गुंडे, कि हम तुमको चलती ट्रेन से फेंक देंगे, उनमें ये साहस इसलिए आया क्योंकि उनको पता है कि अगर वो फेंक देते तो कोई संस्था होगी, किसी विचारधारा के लोग होंगे जो माला पहना के उसकी इज्जत बढ़ाएंगे, उसको कहेंगे तुमने बड़ा महान काम कर दिया है। तो ये एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। मतलब ये है कि चुनावों के कारण तो हमको ये घटनाएं देखने को मिल ही रही हैं। दूसरा ये भी है कि नरेंद्र मोदी के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ने 2014 की बाद की राजनीति ने ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया है जहां हर कोई मुसलमान को मारकर, मुसलमान को प्रताड़ित करके, मुसलमान को पीड़ित बनाकर खुश है
उसको ऐसा लगता है कि उसने कोई उपलब्धि हासिल कर ली और उसे ये पता है कि ऐसी उपलब्धि के कारण कोई होगा जो उसे माला पहनाएगा। बिल्किस बानो का बलात्कारी जब रिहा होता है तो उसको माला पहनाया जाता है। तो आप दरअसल एक कौम के खिलाफ नफरत का जो आपने संचार किया है वो आग लग रही है, उस आग का बार बार प्रयोग चुनावों में कर रहे हैं, लेकिन ये आग जब लगेगी तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये वाली बात है। फरीदाबाद की घटना जब मैंने पढ़ी तो मैं डर गया कि ये आर्यन मिश्रा है, ये कोई भी हो सकता है, कोई झा हो सकता है, कोई यादव हो सकता है, कोई निवेदिता शांडिल्य हो सकती है, कोई पंकज श्रीवास्तव हो सकते हैं, और मुसलमान नाम वाले तो खैर उनकी संभावना बहुत ज़्यादा है ही है। इसका मतलब इस देश में कोई भी व्यक्ति इस बात पर निश्चिंत नहीं हो सकता है कि वो जिंदा रहेगा या मरेगा। हालांकि ये निश्चिंतता कभी नहीं आती है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो ऐसा है ना कि हम राह पे चल रहे हैं, हमने कुछ पहन लिया, नहीं हमारी आस्था यार छोटे लोग हैं, इसको गोली मार देते हैं। ये गन कल्चर हमारे समाज में आया कहाँ से, इसके रूट्स को हमको देखना पड़ेगा, और बहुत गहरे रूट्स भी हैं लेकिन ताज़ा तौर पर बहुत नए रूट्स हैं। उनको उखाड़ने के लिए तमाम लोगों को आगे आना होगा और इन पर मुखर होकर बोलना होगा। सर एक और चीज़ है, हरियाणा की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे गौ रक्षा से जुड़े संगठनों के लोग पहुँचे प्लान करके, लेकिन जो हमने महाराष्ट्र की घटना देखी वहाँ पे लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, अचानक से एक आदमी को रोक करके सामने बैठ करके उसको कह रहे हैं कि दिखाओ डब्बे में क्या है। एक तो इतनी हिम्मत आती कहाँ से है ये नहीं समझ में आता है। दूसरी बात यह है सर कि हरियाणा से महाराष्ट्र का जो सिनेरियो बहुत अलग है, क्योंकि वो एक तटीय राज्य है, वहाँ पे लोग सी फूड खाते हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी जो है 80% से ज़्यादा मांसाहारी है। तो जो हम जनता मांसाहारी है उनको कैसे इन्होंने कन्विंस कर दिया कि ये मांस अच्छा, मतलब वही बात हुई कि मुर्गा खाने वाले कह रहे हैं कि तुम ये वाला मांस मत खाओ, कि सूप हंसे तो हंसे चलनी भी हंसे वाली हालत है। ये कैसे इन्होंने इनको कन्विंस कर लिया? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस बहस में ना जाएं। ये इस बात को मैं मानता हूं कि गाय बहुत लोगों के लिए पवित्र है और उनकी आस्था है, और इस आस्था और विश्वास के साथ उन्हें जीने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। जो लोग गाय को पवित्र मानते हैं या मांसाहार को अच्छा नहीं मानते हैं और शाकाहारी रहना चाहते हैं वो ठीक है, बावजूद इसके कि इस देश में 74% से ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं पूरे देश में। मांसाहार कोई ढकी छुपी चोरी से की गई चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ की मुख्य धारा सबसे जिसको हम कहते हैं कि वाकई अगर को मुख्य धारा है इस देश की भोजन में तो वो मांसाहार है। और पूरे तटीय इलाकों की बात आपने की जहाँ महाराष्ट्र भी आता है, साउथ पूरा आता है, और पूरे मतलब ये एक इस देश में एक वैष्णव शाखा है जहाँ पर मांस वर्जित रहा है। बाकी जो शाक्त संप्रदाय हैं, खासतौर पर जिसकी ओर इशारा किया नीरज ने, चाहे वो मिथिला के ब्राह्मण हो, बंगाल के ब्राह्मण हो, उड़ीसा के ब्राह्मण हो, उनके यहाँ पूजा पाठ में भी बिना मांसाहार के कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि बच्चों का अन्नप्राशन भी होता है तो मछली से होता है। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। सवाल है कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। संविधान यह कहता है कि आपको जो खाना पसंद है आप खाइए, हमें जो खाना पसंद है हम खाएंगे। इसके आगे चलिए, अगर आपको लगता है कि राज्य में तमाम राज्य हैं जहां गो वध निषेध है और उसका सम्मान होना चाहिए, ठीक बात है, तो ये तय कौन करेगा? ये तय क्या सरकार की एजेंसीज करेंगी कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, या लंपटों के गिरोह करेंगे? एक अंग्रेजी में शब्द है इम्प्यूनिटी, यानी दंडहीनता। दरअसल एक ऐसा एक मिलिशिया इस देश में तैयार किया गया है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकी से, जो एक तरह से उनका हिरावल दस्ता है, जो मुसलमानों के खिलाफ एक मुद्दा तलाशता रहता है और उसके अंदर जहर भर गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बैठ के पार्टी उसको निर्देश देती है। समाज में एक माहौल बना दिया गया है जिसमें मीडिया भी शामिल है हमारा, जिसने रात दिन हिंदू मुसलमान और नफरत के इस कदर परनाले बहाए हैं कि तमाम भोले भाले लोग भी जहर से बुझे हुए एक जानवर में तब्दील हो गए। आपको याद होगा पिछले दिनों रेल में एक आरपीएफ का सिपाही था जो वर्दी में था, और उसने 3 मुस्लिम लोगों को सिर्फ उनकी पोशाक से कि तुम मुसलमान लोग हो, अब तो इस देश में योगी और मोदी का राज है और उन्हीं को होना चाहिए, और उन्होंने गोली मार दी। 3 लोगों की हत्या कर दी चलती ट्रेन में। उस सिपाही का उससे कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों से जिन्हें मारा। उस सिपाही का कोई किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं था, और वो वर्दी में था, उसे पता है कि उसकी ड्यूटी क्या है, लेकिन उसके अंदर इस कदर जहर भरा गया है उसके आसपास से, व्हाट्सएप से, मीडिया से, टेलीविजन चैनलों से और अखबारों से, कि वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत से भर गया है। इस देश में मुसलमान कम से कम कुछ नहीं तो 800 साल से तो रह ही रहे हैं और बहुत कायदे से रह रहे हैं। आखिर पिछले 30-40 सालों में ही क्या हुआ?
जब से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने गति पकड़ना शुरू किया, अपना प्रचार करना शुरू किया, और एक उसी दुष्प्रचार के जरिए वो इस स्थिति में आए हैं कि आज वो एक ऐसा समुदाय बनाने में कामयाब हुए हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। अरे भाई, आपके पुरखे रहते आए हैं, और आपकी पूरी धार्मिक जो मान्यता है, अद्वैत की बात अगर आप करते हैं, बार बार शंकराचार्य का हवाला दिया जाता है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ब्रह्म और जीव में कोई फर्क नहीं है, पूरी जो कायनात है, पूरी जो सृष्टि है वो ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। तो उसके बाहर मुसलमान भी कहाँ हो सकते हैं? इस्लाम भी तो एकेश्वरवाद की बात करता है, वो भी तो कहता है एक ईश्वर है, निराकार है, और यही बात हमारे अद्वैत दर्शन में भी है। तो कहाँ अलग है? कुछ परंपराएं अलग है तो परंपराएं हिंदू समाज में भी अलग है, लेकिन इस देश में एक पॉलिटिकल हिंदू आइडेंटिटी, हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है, एक आक्रामक हिंदू बनाने की कोशिश है जो मुसलमानों के खिलाफ निरंतर संघर्ष में उतरा हुआ है। बेवजह, कोई वजह नहीं है, लेकिन आप किसी मुसलमान को देख के नफरत से भर जाए, ये पूरा पूरा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, और वो उसका अनुवाद सरकारों में होता है। कई जगह सरकारें बनाने में वो कामयाब हुए हैं इसी वजह से। जहां पर चुनाव आता है, चुनाव की आहट होती है, ये सारे लोग निकल जाते हैं। अगर नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हम इन्हें नहीं रोक सकते हैं, तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आपको मुख्यमंत्री रहने का कोई हक नहीं है, आप कृपया गद्दी छोड़ दें। आप किसके नायब हैं? नायब सिंह साहब किसके नायब हैं? वो कौन है? सुल्तान कौन है जिसके आप नायब हैं? और ये सुल्तान का दिया हुआ एक तरह से निर्देश है कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काओ, उनके खिलाफ लगातार इस तरह से हिंसा करो कि समाज में एक विद्वेष पैदा हो, उसकी प्रतिक्रिया भी हो, और वो प्रतिक्रिया आग में घी डालने वाली हो, और इससे आप और राजनीतिक लाभ ले सके। तो कुल मिला के ये भारत की आत्मा, आइडिया ऑफ इंडिया, कुल मिला के भारत राष्ट्र को नष्ट करने का एक प्रयास है राष्ट्रवाद के नाम पे, जो कहीं से भी राष्ट्रवाद नहीं है। एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी सर मैं। आप कई महीनों से हरियाणा में हैं, वहां पे देख रहे हैं चुनावी माहौल है पूरा, लेकिन ये भी देखा गया कि लोकसभा चुनाव में ये हिंदुत्व वाली बातें बहुत काम नहीं आई थी। जनता ने दिखा दिया कि मुद्दे हैं, मुद्दे ही जीतते हैं। और क्या हरियाणा में ये जो चुनावी जो हांडी है, काठ की हांडी जिसको कहते हैं, बार बार चढ़ाने की कोशिश हो रही है, क्या कुछ पकेगा, उसमें कुछ काम आएगा या नहीं? मैं आपके इस सवाल पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले पंकज सर ने जो एक बात बोली कि 30-40 सालों में ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल बन गया। शाकाहार, मांसाहार, जो शाकाहारी हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए, जो मांसाहारी हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए, और सभी को संविधान एक अधिकार देता है कि आप भाई एंजॉय कर सकते हैं अपने फूड हैबिट्स को। प्रॉब्लम यह है कि किसी भी कारण से अनर्गल गौरव भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। 30, 40, 50 सालों में हुआ क्या है ना कि जो शाकाहारी हैं उनके दिमाग में एक बार ठूसी गई कि तुम अच्छे लोग हो यार, तुम शाकाहारी हो, तुम जीव हत्या नहीं करते हो, ये देखो ये मांसाहारी है, गलत काम करता है। तो आपके अंदर एक गौरव का भाव भरा गया। आज से 15-20 सालों पहले तक जो शाकाहारी था वो ये कहता था कि हम अच्छे हैं और ये खराब हैं, लेकिन ये खराब हैं तो इसको मार देते हैं। ये ताकत पिछले 10 सालों में हासिल हुई है। इसीलिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है मॉब लिंचिंग वाला, ये नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, या फिर आप यूं कहें कि वो आसान तरीके से एक झूठा गौरव भाव आपके अंदर डाल दिया गया कि आप शाकाहारी हैं तो आप बेहतर हैं और जो मांसाहारी है वो खराब है, और उस भाव को फिर भुनाया गया। तो ये आरएसएस का बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है ये हमको डिकोड करना पड़ेगा, और जो भी प्रोजेक्ट हमको लगता है वो जोर से, पूरी जोरदारी के साथ बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये आइडिया ऑफ इंडिया, हम जिस भारत को जानते हैं उस भारत की हत्या का प्रयास है। सर ने जो आरपीएफ के द्वारा हत्या की गई थी, आरपीएफ के एक जवान के द्वारा, तो एक खबर और जोड़ देना चाहता हूँ। अभी ताज़ा घटना है दिल्ली की, जहाँ एक कैब ड्राइवर है वो अपने आप को लॉक कर देता है पेट्रोल के साथ, और वो पुलिस वाले जब उसको पकड़ते कहते नहीं नहीं मैं इस मस्जिद को जला दूंगा, मैं वहां जाकर गाड़ी फोड़ दूंगा, मैं मस्जिद को। ये नफरत कहां से आ रही है? झूठे गौरव भाव आपने भरे कि शाकाहारी अच्छा होता है, फिर आपने एक एजेंडा चलाया कि मुसलमान जो है वो मांसाहारी होता है। सर ने तो बताया ना, शाक्त परंपरा और तमाम चीज़ आप देख लीजिए ना, जो डाटा कहता है अपना पूरा देश जो है मुख्य धारा अगर भोजन की करे तो वो मांसाहार है, लेकिन आपने एक सिम्बलाइज कर दिया, नैरेटिव सेट कर दिया कि मुसलमान मांसाहारी होता है। तो पहले मांसाहारी गलत थे, ये नैरेटिव, फिर मुसलमान मांसाहारी होता है, ये नैरेटिव, इसका मतलब मुसलमान गलत है।
आपने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और 2014 के बाद इतना दुस्साहसी बना दिया इन लोगों को कि जो गलत है उसको खत्म कर दो, ये हमारा अधिकार है। ये अधिकार किसने दे दिया? संविधान तो दे नहीं रहा है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग थे जो संविधान का विरोध करते थे जब संविधान बना था? ये आराम से मिल जाएगा। वो किसके वैचारिक पुरखे थे या बीजेपी किसका वैचारिक वंशज है, ये हमको पता पड़ जाएगा। हरियाणा की बात आपने की। हरियाणा देखिए, मैं 2011 से 15 मैंने इंजीनियरिंग की, हरियाणा में मैंने इंजीनियरिंग की। बहुत ज़्यादा धार्मिक कट्टरवाद जैसा मुझे कुछ हरियाणा में दिखा नहीं। बहुत मस्त लोग होते हैं। वो जब जवान हो रहे होते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि हमको जवान बनना है, एज इन डिफेंस फोर्सेज में जाना है, या फिर उनके अंदर एक गौरव भाव है। और ये वाला गौरव भाव होना चाहिए कि हम अन्न उपजाते हैं, हम मेहनतकश कौम हैं। और हरियाणा जो है राइस बाउल, करनाल वाला पूरा क्षेत्र राइस बाउल कहलाता है। आप देख लीजिए ना हरियाणा में किसानों की समृद्धि क्या है। दो तरह के लोग थे, जो डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहते थे और जो किसानी करते हैं, और समृद्ध किसान हैं, वैज्ञानिक तकनीकों का भी वो किसानी में यूज़ करते हैं। तो ये लोग धार्मिक कट्टरवाद सहने वाले लोग हैं नहीं। और लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने खूब कोशिश की। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में खास तौर पे था। नरेंद्र मोदी की रैली 17 तारीख को मेरे हिसाब से होती है, जब जो चुनाव वाला मंथ रहता है उसमें। और नरेंद्र मोदी की रैली के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मोहनलाल बडौली होता है, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा का, वो चुनाव हारने लगता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी वही मंगलसूत्र, मांस, फलाना ढकाना, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। तो इन बकवास बातों में हरियाणा का व्यक्ति आएगा नहीं, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। उसके हाथ ऐसे नहीं है, उसके हाथ ऐसे हैं। तो जिसके हाथ ऐसे होंगे ना, वो कुछ भी आपका प्रोपेगेंडा, कुछ भी आपका एजेंडा आप ठेलिएगा, सुन लेगा। वो किसी को ठेसेगा नहीं हरियाणा का व्यक्ति। यही चीज़ हमको लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिली और यही चीज़ विधानसभा इलेक्शंस में देखने को मिलेगी। सर्वेज ये कह रहे हैं कि 55 प्लस तो कांग्रेस का तय है। 90 में से 55 प्लस सीटें कांग्रेस लेकर आएगी। और उसका कारण यही है क्योंकि नायब सिंह सैनी जैसे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुले तौर पर कहते हैं कि हमारे बस का है ही नहीं अपराध रोकना। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उद्घोषणा है कि हम अपराध नहीं रोक सकते। हरियाणा का व्यक्ति इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनावों में आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो जिस श्रद्धा की बात करते हैं कि किसान और गांवों के लोगों में गौ माता के प्रति श्रद्धा होती है, वो किसान कितने परेशान हैं मवेशियों से, आवारा पशुओं से। ना केवल हरियाणा बल्कि तो वो निराश्रित पशु हो गए ना। अब नाम बदल दीजिए, परेशानी खत्म। जी, तो निराश्रित पशु। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए, जहाँ पे भी चुनाव होने होते हैं वहाँ पे ये गौरक्षा वाली बातें बहुत उठाई जाती हैं। इनके लिए नफरती एक माहौल बनाया जाता है जिसके बदले वोट लेने की कोशिश होती है। मध्य प्रदेश की एक घटना बताती हूँ आपको। वहां पे भी खूब माहौल बना था चुनावों के दौरान। मुख्यमंत्री बदलते हैं, मोहन यादव बनते हैं, उसके बाद से गौरक्षा कहाँ गई पता नहीं, क्योंकि वहां गांवों में लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि वो अब खुद से ही इन मवेशियों का खुद ही इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से, मैं आपको बताती हूँ। एक घटना सामने आई है कि एक गांव में मध्य प्रदेश के किसानों ने मिलकर के लगभग 20 गायों को बहती नदी में बहा दिया, उनको तेज धार वाली नदी में, जिसमें से आधी दर्जन गायें मर गईं। और वो भी इसलिए बहाया क्योंकि वो परेशान हो चुके थे। उनके खेत इतने ज्यादा खराब हो रहे थे गायों की वजह से, और वहां पे जो प्रशासन है कुछ कर नहीं रहा था, उनकी सुन नहीं रहा था। यही सारे हालात जो हैं रीवा में भी देखने को मिले थे। रीवा में कुछ लोग इतने परेशान हो गए गायों की वजह से, जो कि उनके खेत चर जा रही थी, कि उन्होंने गायों को ले जाकर के पहाड़ से धक्का दे दिया। लोग इस तरह के उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं सर। और हरियाणा में भी अभी आप देखिए मवेशियों से परेशानी। आप एक बार, इस बात का हमें ध्यान रखना। हिंदू है, कुछ के नाम में राम भी है, ये भी मैंने देखा। नाम नहीं वैसे मैं बताऊंगी, लेकिन ठीक है। आप ये चेक करिए, कभी गूगल पे आप केवल इतना करिए, गूगल करिएगा कि मवेशियों से हरियाणा में परेशानी, आपको दिखेगा कि लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों के खेत बर्बाद हो जा रहे हैं। वो लगातार प्रशासन से कह रहे हैं कि कुछ इलाज करो, लेकिन वो गौ रक्षा के नाम पे केवल ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इनको निराश्रित पशु बोलो और गौ रक्षा के नाम पे हत्या कर दो, क्योंकि ये तो श्रद्धा है। श्रद्धा के नाम पे जस्टिफाई किया जा रहा है अपराधों को। लेकिन ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि चुनावी लिंचिंग है, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तभी तभी ज्यादातर ये होता है। हालांकि कोशिश तो इनकी बरहोमासी रहती है, लेकिन चुनाव के टाइम पे माहौल ज्यादा गर्म करना होता है, तो इसलिए ज्यादा घटनाएं होती हैं। और जहां जहां चुनाव होते हैं खास तौर से वहीं वहीं पे इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन खैर, जैसा कि नीरज जी ने कहा कि जनता तो इतनी बेवकूफ है नहीं, उसने पहले भी देख लिया था कि क्या चीजें हैं और फल भी मिल गया। अब देखते हैं आगे वाले चुनाव में जनता फिर से सबक सिखाती है कि नहीं। आज का ये जो वीडियो है, ये जो डिस्कशन है, आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बता दें। और आगे आप किन मुद्दों पर बातचीत सुनना चाहते हैं ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।